हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। कभी सोचा है आपने कि ज़्यादातर क्रिमिनल्स क्राइम करने के बाद कहाँ जाते हैं? क्यों बड़े से बड़ा आतंकी हमारे सामने ही कोई गुनाह करता है और फिर उसके बाद कहीं आराम से क्राइम वाले जंगलों में छुप जाता है और उसको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर मेरे मन में ये सवाल आता है कि भाई ये भी तो किसी तरह से अपने आसपास के लोगों से ही सही कम्युनिकेट करते होंगे, ये भी मोबाइल का इस्तेमाल करते होंगे, इनके पास भी ईमेल होता होगा, क्योंकि आज की दुनिया में बिना इसके तो रह पाना किसी का भी असंभव है। आज इसी को डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस वक्त मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक कम से कम पहलगाम के जो आतंकी हैं वो अभी तक पकड़ के बाहर हैं। उम्मीद ये कर रही हूँ कि जब तक ये पॉडकास्ट आपके सामने आएगा शायद तब तक वो पकड़ में आ जाए, लेकिन इतना वक्त आखिर क्यों लग रहा है? बड़े आराम से हम ये सवाल पूछ लेते हैं कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, वो अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई हैं, लेकिन इसके पीछे का पूरा खेल क्या है यही आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। जो एक्सपर्ट मेरे साथ हैं वो बड़ी बड़ी एजेंसीज की भी मदद करते हैं, पुलिस की मदद करते हैं, बहुत से क्रिमिनल्स को उन्होंने पकड़वाया भी है। तो ये आतंकियों के दिमाग में, क्रिमिनल के दिमाग में क्या चल रहा होता है बखूबी वो समझते हैं। आज मेरे साथ हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, ऑथर अमित दुबे जी। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू एसकेटी। अमित जी, आज दूसरी बार हमारी बातचीत हो रही है मेरे पॉडकास्ट में, और पिछली बार जो हमने शुरुआत की थी वो कहानी से ही की थी। क्या ऐसी कोई आतंकियों वाली कोई कहानी आपके पास है, या आपने ऐसा कोई केस सॉल्व किया हो या देखा हो उनको करीब से? देखिए शालिनी, सबसे पहले तो जिस घटना का आपने जिक्र किया पहलगाम का, मैं इस तरह की सिचुएशन और घटनाओं को पहले भी देख चुका हूँ। ये ज़िंदगी में पहली बार नहीं हो रहा है। दुनिया जानती है कि निर्दोष लोगों को हमेशा इसी तरीके से मारा गया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तभी हो सकती हैं जब इनसाइडर कोई हो, इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो, नहीं तो नहीं हो सकती ये। और जो कम्युनिकेशन सिस्टम भी आपने देखोगे कि पहले जब ईमेल और व्हाट्सएप और याहू इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई तो पुलिस को काफ़ी दिक्कत हुई कि भाई हम कैसे पता करें कि इसके अंदर, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या हुआ वो तो देता नहीं है लोग। फिर धीरे धीरे ऑफेंसिव टेक्नोलॉजीज यूज़ होनी शुरू हुई। अभी ऐसे सिस्टम आ गए हैं कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो बिना इंटरनेट यूज़ किए। आपको सिम नहीं चाहिए, आपको वाईफाई नहीं चाहिए, और आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो कई सारे एप्लीकेशंस होती हैं, वो कैसे काम करती हैं। जैसे आपका फ़ोन में जो वाईफाई ट्रांसमीटर रिसीवर है वो अपने आप में एक हॉटस्पॉट बन सकता है, वो अपने आप में टावर की तरह काम कर सकता है। तो उसमें क्या होता है कि एक मैश नेटवर्क बनाया जाता है। मैश नेटवर्क का मतलब है कि इस एरिया के अंदर, नोएडा के अंदर मान लीजिए आप 100 लोगों के अंदर ये फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाल दी और उन 100 लोगों से कहा कि दिन में एक बार मिलना है या किसी पर्टिकुलर रिलीजियस पर्पज़ से वो आके मिलेंगे। सपोज़ एक मॉस्क में नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं तो उनका डेटा सिंक हो जाएगा। डेटा सिंक हुआ, वो वापस जाएंगे तो जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ पर जहाँ जहाँ जो इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है वो उन मोबाइल पे पहुँच जाएगी, क्योंकि वो तो डिस्पैचर है। वो इन्फॉर्मेशन जिसको जहाँ से पहुँचनी वहाँ पहुँच जाएगी। तो कैसे? आप फिर से देखिए, आप मेरे यहाँ से वाईफाई के अंदर 50 मीटर पे कोई बंदा है। हाँ। तो मेरा डेटा उससे सिंक हो जाएगा। हाँ। मैं उस इन्फॉर्मेशन उसको नहीं भेजना चाह रहा हूँ, मैं भेजना चाह रहा हूँ आपके घर में किसी को। आपके घर में एक बंदा है जिसके पास मोबाइल है, वहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। पर चूंकि आप और मैं मिलते हैं कहीं, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए एप्लीकेशन में डाल दिया, पर जब हम मिलेंगे एक दिन में तो वो आपसे सिंक होगा, और जब आप वहाँ जाके अपने घर जाओगे तो वो उससे सिंक हो जाएगा और उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इस बीच में ना तो कोई टावर यूज़ हुआ है, ना वाईफाई यूज़ हुआ है, सिर्फ मोबाइल टू मोबाइल ही कम्युनिकेशन हुआ है। फिर से समझाऊं मैं आपको? वो ऐप के थ्रू हो रहा है। हाँ। पर ऐप तो इंटरनेट के थ्रू ही चलता है, डेटा चाहिए आपको। नहीं, यही तो मैं समझाने की कोशिश मतलब मुझे ये लगता है कि अगर शालिनी को अमित दुबे से कांटेक्ट करना है तो या तो मुझे फोन कॉल करनी होगी या व्हाट्सएप कॉल करोगे। आप जब आईफोन से इमेजेस ट्रांसफर करते हैं, हाँ, तो बिना वाईफाई के भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। हाँ। ये इस तरह का कम्युनिकेशन। तो यदि मैं कोई
डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। यदि मेरे अंदर वाईफाई ट्रांसमीटर रिसीवर है तो वो उससे सिंक कर सकता है, करेक्ट? हाँ, ट्रू। द वे वी सिंक पिक्चर्स। हाँ, एक बार डेटा मेरे उससे सिंक हुआ, फिर वो जहाँ जाएगा वो उससे सिंक हो जाएगा, फिर वो वहाँ जाएगा उससे सिंक हो जाएगा। सो इवेंचुअली तो इन्फॉर्मेशन पहुँच गई ना। हाँ। तो तो ये method वाया होता वाया वाया है, वाया होता है। इसको बोलते हैं मैश नेटवर्क। और कई सारी, मैं नाम नहीं लूँगा ऐप्स हैं जो ये अचीव करते हैं। अब ये होता क्या है कि इसमें एक पैटर्न जरूर यूज़ होता है कि उन लोगों को एक बार मिलना जरूर पड़ेगा, तभी तो डेटा सिंक होगा, तब वो फिर स्प्रेड होगा जहाँ जहाँ जाएंगे। सो वहाँ पर ये लोग रिलीजियस एक्टिविटीज़ इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके फ़ोन में एक रिलीजियस ऐप है और वो एज ए टूल यूज़ हो रही है, उनको भी नहीं पता होता। आपको डलवा दी, हाँ, आप तो उसमें कुछ और कर रहे हैं, तो पर वो एक्चुअली हेल्प कर रही है क्रिमिनल्स को टू ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन विदाउट सिम कार्ड, क्योंकि वो एज ए हॉटस्पॉट बन गई ना। अब मैं उससे सिंक करूँगा, वो फिर जब घर जाएगा तो घर के आसपास कोई ऐसा मेरा टारगेटेड बंदा है जिसको इन्फॉर्मेशन पहुँचानी पहुँच जाएगी। तो वो एज ए टूल यूज़ हो गया और उसको पता भी नहीं है। ऐसा भी होता हो सकता है कि हज़ारों लोग हों, लाखों लोग हों जो इस सिस्टम में मदद कर रहे हों क्रिमिनल्स की या टेररिस्ट की, और उन्हें पता भी नहीं है बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। ये रिस्क है। और यदि ऐसा होता है तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कैसे पकड़ें, क्योंकि अव्वल तो उन्हें पता ही नहीं है कि एप्लीकेशन कौन सी है, और यदि पता है और ढूंढने जाएंगे तो कौन अपना फ़ोन दे देगा देखने के लिए। फिर तो पर्सनल प्राइवेसी की बात शुरू हो जाती है। लेकिन अमित जी, आपने जैसे कहा मैं उन ऐप्स का नाम नहीं बताऊंगा, मतलब उनका नाम क्या है ये तो आपको मालूम ही है। तो मतलब जैसे आपको मालूम मुझे जिनका है, नाम पता है वो तो पब्लिकली अवेलेबल हैं, पर ऐसी पब्लिक ऐप थोड़ा ना यूज़ करते हैं टेररिस्ट। वो तो अपनी खुद बना लेंगे ना, टेक्नोलॉजी जब रेडी है। हाँ भाई उनको यदि व्हाट्सएप जैसा कुछ बनाना है तो व्हाट्सएप जैसा कुछ बना सकते हैं ना, वो व्हाट्सएप यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, ट्रू। सो वो क्या बना के इस्तेमाल करेंगे, वो उसका नाम क्या दे देंगे, वो कुछ रिलीजियस ऐप दे देंगे ना, ताकि आप उस पर शक ना करें या आप उस पर इंक्वायरी ना करें। प्रॉब्लम ये है उसका रूप क्या होगा। मैं जिनका नाम लूँगा वो एज इट इज़ आप ढूंढोगे फ़ोन में तो वो नहीं इस्तेमाल हो रही होंगी बाई टेररिस्ट। दे उतना तो अक्लमंद वो भी हैं। तो इस वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं। कल जब हमारी बात हो रही थी अमित जी, तो आपने एक चाइनीज़ सिम का भी जिक्र किया था। हाँ। तो मतलब हम जो साधारण लोग हैं हम तो इंडियन सिम ही लेते हैं, हम जाते हैं और आपका आधार कार्ड फ़ोटो दे के सिम ले लेते हैं। तो ये चाइनीज़ सिम क्या है? सिम तो देखो इंडियन ही होती है, पर वो मैन्युफैक्चर चाइना में हुई है। अच्छा। जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड सिम है उनकी बात कर रहा था मैं। तो एक गाइडलाइन थी इंडिया की कि हम चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड सिम यूज़ नहीं करेंगे। पर हुआ क्या कि, और टेलीकॉम ऑपरेटर को एक गाइडलाइन थी कि आप सिम मत यूज़ कीजिए, क्योंकि सिम बहुत पावरफुल चीज़ होती है। सिम के अंदर एक जावा एप्लेट भी रन करता है। सिम सिर्फ एक डम आइडेंटिफिकेशन RFID सिस्टम नहीं है, उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर भी होता है। उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। सिम यदि मैनिपुलेटेड है और गलत इंटेंशन से क्रिएट किया गया है तो वो आपके SMS फॉरवर्ड कर सकता है, आपकी कॉल फॉरवर्ड करता है, आपकी कॉल मर्जिंग भी कर सकता है किसी से साइलेंटली, आपके फ़ोन में कुछ ट्रिगर कर सकता है, आपके फ़ोन में मेलवेयर तक इंस्टॉल कर सकता है, और आपकी सर्वेलेंस भी कराने के लिए इनेबल कर सकता है। सिम इतना ख़तरनाक होता है। अब उस वजह से ये गाइडलाइन बनाई गई कि भाई चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड हम सिम यूज़ नहीं करेंगे। पर चाइना बहुत स्मार्ट खेलता है। चाइना ने अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग देशों के थ्रू अपनी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें सप्लाई करना शुरू कर दिया। हो सकता है वो ताइवान से आ रही हो सकता है वो किसी और कंट्री से आ रही हो, हाँ। वियतनाम से आ रही हो। तो ये जो चाइना की प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, पर वो किसी और कंट्री के थ्रू सप्लाई हो रहा है। और हमने अभी नोटिस किया कि इंडिया में बहुत संख्या में चाइनीज़ सिम यूज़ हो रहे हैं जिसमें वो चाइना मैन्युफैक्चर्ड हैं, और इस वजह से एकदम से बवाल शुरू हो गया कि अब ये भी हो सकता है कि चाइना मॉनिटरिंग कर रहा हो किसी की, कर ही सकता है। तो अभी सरकार इस पर संज्ञान ले रही है, गाइडलाइन और बनाई जाएंगी कि या तो सिम बदले जाएं सबके, ऑपरेटर्स को भी दिया गया, या फिर eSIM का प्रोविज़न डिफ़ॉल्ट कर दिया जाए। तो ये दोनों चीज़ें अभी एक्शन में आएंगी। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है, इतना बड़ा रिस्क है कि, और बिल्कुल इग्नोरेंटली हो रहा था। तो हो सकता है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने जानबूझ के भी किया हो, कई बार
कॉस्ट वॉस्ट बचाने के चक्कर में कई बार उनको पता भी हो कि वहाँ से, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि अधिकतर उनको नहीं पता होगा क्योंकि वो अलग चैनल के थ्रू आ जाते हैं। हमारे घर में भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, हमें नहीं पता कि चाइना मैन्युफैक्चर्ड है, हो सकता है उस पर मेक इन इंडिया लिखा हो और वो भी चाइना ने लिख के दे दिया हो। हाँ, वो भी होता है। तो आप उस चाइना को पता है ना कि अभी इनके यहाँ नेशनलिस्टिक अप्रोच चल रही है तो हम सब नेशनलिस्ट बना देते हैं। हाँ। वो वैसे ही खेलते हैं आपके दिमाग के संग। उनको इस बात में कोई प्राइड नहीं है कि मेड इन चाइना होगा तभी बेचूंगा मैं, और हम मेड इन इंडिया बेच देंगे। हाँ। पैसा मिलना चाहिए। तो अभी अंदाजन इंडिया में ऐसे कितने चाइनीज सिम एक्टिवेट होंगे? बहुत हो सकता है, मतलब देखिए इंडिया में करीब 80 करोड़ मोबाइल यूज़र्स हैं और अधिकतर लोगों के जो सिम कार्ड हैं मेरे ख्याल से वो 6-7 साल पुराने हैं। तो ये देखा गया है कि ये उस पीरियड में ज़्यादा चाइनीज़ सिम आए, तो यदि जितने लोग भी उतने हैं उनके तो चांसेस हैं कि चाइनीज़ सिम ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ा संभवतः मेरे फ़ोन का भी चाइनीज़ हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके फ़ोन का भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मतलब अमित दुबे भी ये चेक नहीं कर सकते हैं कि उनका सिम चाइनीज़ है या सबसे बड़ी इंडियन। बात है कि उसको सीधे देख के चेक नहीं किया जा सकता, उसको आपने एक प्रोसेस के थ्रू टेस्ट करना पड़ेगा, तब समझ में आता है। अच्छा। तो अब आप हर किसी एक का टेस्ट करने में जाओगे तो आधा घंटे 1 घंटे का एफर्ट है। तो इसलिए ये भी नहीं है कि आप टेस्ट कर करके रिजेक्ट और सब एक्सेप्ट करते रहो। तो इसलिए गवर्नमेंट को गाइडलाइन देनी होगी कि भाई सबके चेंज कर दो। अब यदि हम नहीं देख पा रहे हैं कि किसका है किसका नहीं है, और हमारे सिस्टम में 1 करोड़ सिम भी ऐसे हैं जो चाइना के हैं, तो भी रिस्क है। वो 1 करोड़ लोगों में कई लोग गवर्नमेंट पोजीशन पे हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, डिफेंस में हो सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हो सकते हैं जो ऐसी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, MEA में हो सकते हैं। तो ये एक डर रहता है। इसलिए कम से कम उन लोगों को तो ये तुरंत गाइडलाइन आ जाएगी कि अपने सिम चेंज कराइए। पर होता क्या है कि जैसी ऐसी कोई नई गाइडलाइन आती है ना, क्रिमिनल भी एक्टिव हो जाते हैं। वो उस चीज़ को यूज़ करके लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। हो सकता है आपको कल फ़ोन आ जाए कि मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, वोडाफोन से बोल रहा हूँ, या जो भी है आपका सिम कार्ड, और आपका सिम चेंज होना है क्योंकि वो तो चाइनीज़ सिम है। अच्छा। अब आपने दिमाग में बैठ गया है कि अमित दुबे ने बोला था तो करना तो है ही। हाँ तो सर अभी हम क्या करते हैं, आपको एक लिंक भेजते हैं, वो कर दीजिए तो आपको सिम डिलीवर हो जाएगा नया वाला। गॉड। तो आप फंस गए। ये भी होगा। तो कोई भी चीज़ को जो डरा सकती है आपको, वो इस्तेमाल करके क्रिमिनल अपना काम भी, अपना उल्लू तब भी सीधा कर लेता है। तो इसलिए प्लीज़ पैनिक ना होना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ हाँ, गाइडलाइन जब गवर्नमेंट की आ आएंगी जाएंगी तो उस पता हिसाब से चली चलना, जाएगा। लेकिन किसी भी ऐसा रैंडम कॉल पे भरोसा नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करना है। आप प्रॉपर वेरिफिकेशन, चेक एंड बैलेंस के संग ही चीज़ें करें। सिर्फ कॉल पे आपने कहा कि कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, eSIM आ जाएगा, तो नहीं। आपको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अधिकतर लोगों को eSIM के बारे में नहीं पता, eSIM होता क्या है। तो ये हम थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि अभी मैं ट्रेनिंग्स में बोलता हूँ जब 200-250 लोगों की, तो पता पड़ा कि 200 लोगों को नहीं पता कि eSIM क्या है। इसके साथ मैं चाहती हूँ आप ये भी बता दीजिए कि क्या ऐसा भी है कि ई सिम ज़्यादा सेफ है, फिजिकल सिम जो होता है वो कम बिल्कुल। सेफ है, ऐसा है क्या कुछ? हाँ, देखिए eSIM पहले होता क्या, सेफ और अनसेफ तो हम सब इंटेलिजेंट है, समझ जाते हैं। eSIM इज ए QR कोड। आपका जो फिजिकल सिम है वो एक QR कोड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप उसको आईफोन से स्कैन करोगे तो वो सिम आपके फ़ोन में आ जाता है। कुछ एंड्रॉयड फ़ोन भी है जो सपोर्ट करते हैं eSIM, उससे स्कैन करोगे तो वो सिम आ गया। तो अब आपको फिजिकल चिप सिम वाले सिम की ज़रूरत नहीं है। आपके आईफोन में एक ही सिम स्लॉट होता है, तो उसमें 2 सिम रख सकते हैं। फिर आप एक eSIM रख लीजिए, एक कोई दूसरा फिजिकल सिम रख लीजिए, ये भी हो सकता है। eSIM स्वैप आसानी से हो जाता है कि मैंने eSIM का QR कोड किसी और को भेजा, उसने स्कैन किया तो उसमें चला गया, आपका हट गया। तो रिस्क ये है, आपका फिजिकल सिम स्वैप करना दिक्कत होगी किसी को। हाँ। क्योंकि फ़ोन चाहिए, फिर निकालेगा, आप डालेगा। लेकिन eSIM कहीं भी गलती कर दी और वो ईमेल में पड़ा था आपकी और ईमेल लीक हो गया, हैक हो गया ईमेल, या आपने किसी के संग व्हाट्सएप पे कभी शेयर कर दिया और रिस्क हो गया। तो ये सारे चीज़ें ध्यान रखनी है कि eSIM कोई चीज़ जब कन्वीनियंस देती ना, तो एक अलग लेवल रिस्क दे देती है। सेफ्टी यह है कि चाइनीज़ नहीं हो सकता eSIM, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर है। सेफ्टी है कि अब वो सिम हैक नहीं हो सकता, सिम के अंदर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप खुद ही eSIM किसी को दे दिए गलती से, वो रिस्क है। तो eSIM क्रिएट कैसे होता है? तो नॉर्मली जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका एक प्रोसेस होता है कि आप अपने नंबर से एक SMS भेजेंगे। सपोज़
एयरटेल को eSIM स्पेस ईमेल आईडी, वो आपके नंबर से ही जाना चाहिए। जब वो जाता है तो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा कि आपने वो जो 121 या जो उनके वो नंबर होते हैं उन्हीं पे जाएगा। फिर उसके बाद वो वापस आएगा तो कि यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर eSIM, तो 1 प्रेस करके रिप्लाई कर दीजिए। तो जब आप कंफर्मेशन देते हो तो आपने जो पहले ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पर आपका सिम आ जाता है, QR कोड आ जाता है। अब उसको आप स्कैन कीजिए, आपका सिम चलने लगा। तो इस तरह का प्रोसेस होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा अलग अलग ऑपरेटर के लिए, लेकिन इस चीज़ को भी लोग यूज़ कर लेते हैं आपको हैक करने के लिए। सपोज़ आपको नहीं पता कि eSIM क्या होता है, जो कि अधिकतर लोगों को नहीं पता। उनको कॉल आता है कि अरे आपको पता है ट्राई की गाइडलाइन आई है कि सिम वेरिफिकेशन करना है। हाँ, आपको तो पता होगा साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया है और इस वजह से ट्राई ने गाइडलाइन दी। हाँ साहब पता तो है। तो अभी तो आज टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आई है कि सबके जो 7 साल पुराने सिम कार्ड हैं चेंज कर दिए जाएँ। तो आपका तो पुराना है, आपका तो चेंज होना पड़ेगा और वो या नहीं वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, KYC के लिए बोलेगा। तो आपको यार लिखते मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अभी कैसे? अरे आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको एक SMS आएगा, उस पर आप 1 लिख के भेज देना, बस हो गया काम। तो जो पहला SMS होगा आपका जिसमें वो eSIM स्पेस ईमेल आईडी गया, वो हो सकता है उसने स्पूफ कर दिया हो। वो आपके नंबर से SMS भेज, मैंने आपको बोला था पिछली बार कि कोई भी आपके नंबर से SMS भेज सकता है, आपकी ईमेल से ईमेल भेज सकता है, आपके नंबर से कॉल भी कर सकता है। उसको बोलते हैं स्पूफ कॉलिंग, स्पूफ SMS या स्पूफ ईमेल। अब रिस्पॉन्स लेकिन आप ही को आएगा। कोई बंदा भेज तो सकता है, रिसीव नहीं कर सकता। तो जब रिसीव करोगे आप, उससे पहले आपको एक कन्विंस कर दिया गया कि ये तो KYC के लिए है, तो आप उस पर 1 लिख के वापस कर भेज दोगे। पर चूंकि पहला SMS तो उसने भेजा था तो eSIM उसको आ जाएगा, वो स्कैन करेगा और आपका सिम गया उसके पास और आप ख़त्म। एक बार सिम गया तो लाइफ गई। हाँ। इतना बड़ा रिस्क है। तो जिन लोगों को नहीं पता, पहले तो सरकार को प्रोएक्टिवली बताना पड़ेगा कि भाई eSIM तरह की कोई चीज़ है और इस तरह से उसको क्रिएट किया जा सकता है। वरना सिर्फ इसी इल्यूजन में लोग लुट जाएंगे कि कोई नई KYC प्रोसेस। एक स्कैम आजकल बहुत चला हुआ है, आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को भी पता होगा। अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए भी कि व्हाट्सएप पे आपको एक अननोन नंबर से एक फ़ोटो आएगा और आप जैसे ही उसको डाउनलोड करेंगे आपका फ़ोन हैक हो चुका होगा। अब क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स को पता होगा शायद इस हैक के बारे में, अदरवाइज आप अभी आगे बताएंगे। अब मेरा सवाल ये कि मुझे तो ये पता चल चुका है कि भाई अननोन नंबर से फ़ोटो आएगी तो मुझे वो डाउनलोड नहीं करना है। तो क्या अननोन नंबर से ही फोटो आएगी तभी मेरा फोन रिस्क पे? नोन नंबर से भी तो आ सकती है। हाँ, मतलब मैं यही जानना चाहती हूँ। और मुझे तो मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त, मेरा कोलीग अगर कोई फोटो भेजता है, यदि ऐसा ही होना है तो आपका कोई दोस्त है, उसको एक अननोन नंबर से आई थी हाँ, और उसका हैक हुआ। हाँ, अब आपको नोन नंबर से आएगी, उसका तो हैक हो चुका है। ओके। तो आप कोई कैसे पता कि ये क्रिमिनल सीधे पहला अटेम्प्ट कर रहा है? उससे पहले वो आपके आसपास 4 लोगों के हैक करके फिर आपको भी तो भेज सकता है ना। हाँ, सो नोन नंबर या अननोन नंबर वाली बात नहीं है। पहले मैं इस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करूँगा। ऐसा नहीं अमूमन होता है कि इमेज आई और पैसे निकल गए, ऐसे नहीं हो सकता। ये जो देखिए इमेज आई और व्हाट्सएप हैक हो गया, मैं मान सकता हूँ क्योंकि स्टेगनोग्राफी से लिंक कोई वल्नरेबिलिटी थी जो शायद फिक्स भी हो गई थी। पर यदि व्हाट्सएप हैक हो भी गया तब भी आपके पैसे नहीं निकल सकते। पैसे कैसे निकलेंगे? सोचिए जरा। OTP उस पे आ सकता है। व्हाट्सएप पे तो आता नहीं, बैंक का OTP तो अभी हाँ, ट्रू, अलग ही आता। तो मुझे क्लियर मोडस ऑपरेंडी जब तक नहीं होती ना, मैं ऐसे सीधे एंडोर्स नहीं कर देता कि नहीं डर जाओ डर जाओ। क्यों डर जाओ? मुझे बताओ कि जब तक इमेज से पैसे कैसे निकलेंगे? हैक हो सकता है लेकिन पैसे नहीं निकल सकते, वो भी व्हाट्सएप हैक होगा क्योंकि इमेज व्हाट्सएप पे आई है। बहुत रेयर चांसेस हैं कि फ़ोन हैक हो। जैसे पेगासस ही आ गया वाली कहानी अलग है, पर इस तरह के जो मेलवेयर होते हैं ना वो बहुत महंगे होते हैं। एक एक मेलवेयर एक अटैम्प्ट के लिए 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ ले लेता है। माय गॉड। तो वो ये तो नहीं यूज़ करेंगे ना जामताड़ा वाले कि साहब भेजा और 25,000 रुपये निकाल लिए, अब 10,000 रुपये, उसके लिए तो संभव नहीं है। क्योंकि पर फ़ोन के लिए होगा उतना, मतलब जो मेलवेयर है उसकी कॉस्ट ही इतनी होगी। तो पहले तो इमेज आई और फ़ोन हैक होना नहीं है, कुछ और हुआ होगा। अब हुआ क्या होगा, जो पॉसिबिलिटीज़ मैं बताता हूँ। होता क्या है कि इमेज आती है और फिर आपसे कुछ इंस्टॉल कराया जाता है। या तो कि इमेज को व्यू करने के लिए आपको एक प्लेयर इंस्टॉल करना है कि भाई ये आपके पास प्लेयर नहीं है। कई बार होता है ना, वीडियो देखना है तो आपको ये प्लेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये इमेज देखनी है तो आपको ये प्लेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपने कहा कर लेते हैं क्योंकि आप इस हद तक क्यूरियस हैं।
जब आप प्लेयर इंस्टॉल करते हो वो प्लेयर मैलवेयर होता है, उसकी वजह से पैसे निकलते हैं, क्योंकि वो अब OTP बाहर भेज रहा है, वो डेटा चुरा सकता है आपका अकाउंट डिटेल्स एंड ऑल। बट इमेज से ही क्लिक करके सीधा नहीं होगा कि आपने इमेज क्लिक करने बंद कर दिया ज़िंदगी में, ऐसा कैसे कर सकते हैं? बट यू शुड ऑलवेज नो कि उसके बाद उसने आपसे कुछ आगे करने को कहा कि इंस्टॉल कर लीजिए, या कोई QR कोड खुल गया उससे इंस्टॉल कर लीजिए। QR कोड भेज के भी मैं कुछ इंस्टॉल करा सकता हूँ, आपको लिंक आएगा, आप लोग आगे बढ़ जाते हैं। हाँ. पर जिनको पता है कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो तो रुक जाएंगे ना कि यार ये तो गड़बड़ है। सो थोड़ा सा समझ लेना कि अंतर सिर्फ ये नहीं है कि सब क्लिक किया और पैसे निकले, ऐसा नहीं हुआ होगा। और वो मैंने न्यूज़ देखी, कई लोगों ने वीडियो बना के बहुत व्यूज़ भी अचीव कर लिए। हाँ. पर लकीली मैंने नहीं बनाया है। पर वो सच नहीं है, वो पूरी तरह से सच नहीं है क्योंकि वो 1-2 ही केसेस हुए, एक ही रादर MP वाला केस है जो सब जगह बताया जा रहा है। तो डेफिनेटली उस बंदे ने आधी चीज़ बताई है, आधी नहीं बताई है, और उसके बाद डेफिनेटली उसने कुछ इंस्टॉल किया ही होगा। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि इमेज क्लिक करके ये हो सकता है कि व्हाट्सएप हैक हो जाए, यदि वल्नरेबिलिटी कोई है तो। ऐसा भी नहीं कि हर किसी का हो ही जाएगा, इट्स नॉट दैट सिंपल ऑल्सो। कोई आई और वो वल्नरेबिलिटी नॉर्मली फिक्स भी जल्दी हो जाती है। ऐसी कोई भी वल्नरेबिलिटी आती है ना, तो व्हाट्सएप को जैसे ही पता पड़ता है वो पैच अपडेट कर देते हैं। तो और व्हाट्सएप हैक हो भी जाए तब भी मेरा पैसा नहीं निकलेगा, ये मुझे पता है। पूरा फ़ोन हैक करना तभी संभव है जब मैं फ़ोन में कुछ इंस्टॉल कर दूँ। अच्छा, चाहे आईफोन में तो वैसे भी आप बाहर की कोई एप्लीकेशन ऐसे इंस्टॉल कर नहीं सकते, लेकिन आप एंड्रॉयड में यदि करते भी हैं तो आपको कम से कम 5 बार ऐसा पॉपअप आएगा कि ये क्या कर रहा है भाई। मतलब ऐसा वाला कि आर यू अलाउइंग दिस एक्सेस, वार्निंग तो आती है ना आपको, सिक्योरिटी सिस्टम आती है कि आप ये एक्सेस दे रहे हो SMS का, आर यू ओके विद दिस। और ये सबसे पहले तो अननोन सोर्स से एप्लीकेशन आ रही है, तो आपको सेटिंग्स में जाके पहले इनेबल करना होता है कि मैं रेडी हूँ इसको इंस्टॉल करने के लिए, भले ही अननोन सोर्स से। तो ऐसे 2-3 चेंजेस करके ही वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाते हो। अब भी नहीं चेते तो फिर तो ये होना ही था। मतलब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे पैनिक ना हो। हाँ, पर लोग कर देते हैं, ये मुझे पता है कि लोग ये सारा कुछ करके, कई बार अननोन सोर्सेज वाली जो सेटिंग्स है वो डिफ़ॉल्ट इनेबल होती है, तो वो वाला शायद वार्निंग ना भी आए क्योंकि आपने ऑलरेडी वो नहीं किया। तो ये कर लें पहले, अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाकर वो डिसेबल कर दें कि कोई भी एप्लीकेशन अननोन सोर्सेज से आपके फ़ोन में इंस्टॉल ना हो। तो उसमें ऑप्शन होगा, वो आप डिसेबल कर देंगे तो वार्निंग आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कोई APK फाइल आई, जैसे wedding.apk आए थे, शादी के कार्ड, और लोग लुट गए। वो इंस्टॉलेशन फाइल है, आप उसको क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाती है आपके फ़ोन में। पर वो भी जब इंस्टॉल होती होगी तब भी वो अननोन सोर्सेज वाला ऑप्शन इनेबल करना पड़ता होगा। हाँ, पर लोगों को शादी में जाने का इतना जुनून है कि वो सारी सेटिंग्स इनेबल करके और वो अलाउ करके सारी परमिशन इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ आप फिर से एक बार व्यूअर्स को बताएं एक लाइन में सिर्फ कि इस कॉन्वर्सेशन में अगर वो कहीं भटक गए हो या खो गए हो, मैं चाहती हूँ आप एक लाइन में बताएं कि व्हाट्सएप पे अगर कोई भी फोटो आ रही है, अननोन नंबर से भी आ रही है और आप उसको क्लिक करके डाउनलोड करते हैं तो भी आप लुट नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल, मैं क्लियर बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है। चाहे वो नोन या अननोन नंबर कहीं से भी कोई इमेज आती है, आप इमेज खोल के देख के नहीं लुटेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, पर उस इमेज के बाद आपसे कुछ और कराया जा रहा है, ये ध्यान रखिए। उतने तो अक्लमंद आप हैं ही। बेसिकली आपने कुछ फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है, बेसिकली आपने कुछ कोड डायल नहीं करना है, बेसिकली आपने कोई QR कोड स्कैन करके आगे नहीं बढ़ जाना है, क्योंकि वो यही 3 चीज़ें हैं जहाँ से रिस्क होता है। तो यदि आप ये ध्यान रखेंगे तो सिर्फ इमेज से कुछ नहीं होने वाला। एक और सवाल आपके लिए अभी अभी आया है मेरे फ़ोन में, मैं बहुत देर से चेक भी कर रही थी, आपने नोटिस अगर किया हो। ये एक नया फ्रॉड है, आई एम श्योर आपने नहीं सुना होगा, ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रही हूँ पॉडकास्ट में। ये खबर चल रही है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा तो मैं न्यूज़ चैनल का तो नहीं दे पाऊंगी वीडियो मेरे व्यूवर्स को, पर ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान की ISI भारतीय सेना की गतिविधियों की जानकारी निकालने के लिए भारतीयों के रूप में सेना के तौर पे मैसेज भेज रहे हैं या वो कॉल कर रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने ही दी है। ओह माय गॉड। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये टीवी पे चलना शुरू हो चुकी है अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कल मैंने एक मेरा पॉडकास्ट आया, उसमें मैंने ये बताया और लिंक्स भी बताया मैं लिंक बता देता हूँ आपको भी। तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये पिक हुआ है। हुआ क्या है कि मुझे एक JNK के ऑफिसर ने भेजा था, तो मैं ड्यूरिंग माई रिकॉर्डिंग मैंने वो बोला, मैंने कहा साहब देखिए ये तरीके और इस्तेमाल हो रहा है, आई विल रीड इट फॉर यू ऑल्सो, सेम मैसेज। तो पहलगाम टेरर अटैक
थीम decoy used by Pakistani linked APT 36 in credentials phishing campaign targeting Indian government and defense personnel. ये APT 36 क्या होता है? एक APT ग्रुप जो होते हैं ना, वो राष्ट्र द्वारा पोषित हैकिंग ग्रुप होते हैं जिनको कोई देश पैसा दे रहा हो. अच्छा. तो आप गूगल करेंगे कि चाइना के APT ग्रुप बताइए तो कम से कम 40 आ जाएंगे, पाकिस्तान के 25 आ जाएंगे. ये ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा APT ग्रुप होते हैं. टर्की, ईरान, रशिया, इज़राइल, नॉर्थ कोरिया, सबसे ज़्यादा APT ग्रुप यहाँ के एक्टिव है. इंडिया के एक आध दो मिलेंगे आपको, लेकिन इनको वो देश पैसा दे रहे होते हैं कि आप दूसरे देशों पर अटैक करो. और इनका चूँकि एंटिटीज़ नहीं होती तो इनको उनके सिग्नेचर और पैटर्न के हिसाब से एक नंबर दे देते हैं हम लोग कि APT ये है, APT 11 है, APT 12 है, APT 36 है. तो यहाँ पर जो आइडेंटिफाई किया गया है कि APT 36 चाइना का एक्टिव हुआ है और वो कैंपेन चला रहा है इंडियन गवर्नमेंट और डिफेंस पर्सनल को टारगेट करते हुए. क्या क्या कैसे चला रहा है? वो ईमेल फिशिंग या व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा है जिसमें जो टाइटल होगा वो होगा रिपोर्ट अपडेट रिगार्डिंग पहलगाम टेरर अटैक .pdf. एक PDF आ रही है, रिपोर्ट अपडेट रिगार्डिंग पहलगाम टेरर अटैक. अब इस समय चूंकि ये न्यूज़ में इतना ज़्यादा है तो हर आदमी वो खोलना चाहता है, देख लेता, वो बहुत सारी चीज़ें चेक नहीं करता. दूसरा, तो इसमें जो लिंक बनाया गया है वो है HTTPS लिंक है jk+.gov.in. उसमें आगे लिख दिया .kashmirattack.exposed service home ऐसे करके लिंक है. अब इसमें आप लिंक देखोगे तो लिंक जो एक्चुअल लिंक है वो है kashmirattack.exposed, पर उसके आगे एक सब डोमेन बना के उसको gov.in डाल के ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि सरकारी लिंक है, पर ये सरकारी लिंक नहीं है. तो ये आप कई बार देख के गड़बड़ियाँ कर जाएंगे. ये जो आप ऊपर वाला लिंक देख रहे होंगे, आप पढ़ रहे हैं, इस तरह के लिंक भेजा रहे हैं. और बहुत सारे मुझे IP एड्रेस और ये सारे ऑफिसर ने भेजा, उन्होंने कहा ये सब चल रहा है. फेक डोमेन्स मिमिकिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड इंडियन एयरफोर्स रजिस्टर्ड स्टडे. 24 अप्रैल 2025 को ये डोमेन रजिस्टर हुआ है. मतलब कि स्टडे की बात है तो अच्छा अभी थोड़ा सा एक हफ्ता हो गया. jkpolice.gov.in, kashmirattack.exposed, ief.nic.in, उसमें nic.in का भी सब डाल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया.org करके डोमेन बनाया गया है. तो उनके IP एड्रेसेस क्या हैं, और ये सारे के सारे बुल्गारिया में रजिस्टर्ड हैं. तो ये बुल्गारिया से ऑपरेट हो रहे हैं. इसमें और भी तरीके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि रिवाइज्ड SOP फॉर वेबएक्स मीटिंग MOD कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो ऑनलाइन वेब मीटिंग होती है उसके लिए कोई SOP बनाया है. तो नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिसर्स देख लेते हैं, बट ये तो फर्जी मेल है. उसका सब्जेक्ट लाइन होगा फिशिंग अलर्ट फॉरवर्ड अर्जेंट टेक्निकल रिव्यू मीटिंग, लेटर टू SHQs SOPs फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज बाय डिफेंस सर्विसेज, अवार्ड मेडल डिक्लेरेशन फॉर्म. ये सारी सब्जेक्ट लाइन टारगेट यूज़ हो रही हैं. पोस्टिंग ट्रांसफर अंडर PH3 ऑफ रोटेशनल ट्रांसफर्स, रिक्वेस्टिंग फॉर रिलीज ऑफ पेमेंट अगेंस्ट जैम कॉन्ट्रैक्ट, रिक्वेस्ट फॉर DP एक्सटेंशन अंडर फोर्स मेजर. एंड आई हैव लॉट्स ऑफ IPs जहाँ से ये अटैक ओरिजिनेट हो रहे हैं. तो ये कैंपेन दो तरीके से होती है. एक कि ये बहुत अच्छा मौका होता है जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना कि आप क्यूरियस होते हो एंड यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट. तो आप ये तो छोड़िए डिफेंस एंड उसके लिए तो खैर APT ग्रुप ऑपरेट कर रहा है. जो नॉर्मल क्रिमिनल्स हैं वो भी आपको कोई PDF वीडियो भेजना शुरू करेंगे कि ये तो ब्रेकिंग है कुछ, और आप शायद फॉलो कर लोगे. हाँ, पर अमित जी मैं जो बता रही हूँ, आप चाहें तो मैं ये आपको सुना सकती हूँ. हाँ जी. और ताकि हम उसके बाद मुझे तो म्यूट करना पड़ेगा. हाँ. ये डायरेक्ट फ़ोन कॉल जा रही हैं अब. हाँ, मतलब कॉल्स हो रही हैं ISI एजेंट के थ्रू सिविलियंस को. आप अगर चाहें तो खोल के सुन सकते हैं. तो ये ऐसे फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं, ये नॉर्मल क्रिमिनल है? हाँ, नहीं नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है तो ISI एजेंट ही. देखिए ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मल क्रिमिनल क्यों मांगेगा? वो बेसिकली जानना चाह रहा है कि जो ट्रेन के मूवमेंट्स हैं, बिकॉज जब भी कोई आर्मी मूवमेंट्स होता है तो उसमें बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं, वो ट्रेन के थ्रू ही होगा. वो मूवमेंट चेक करने के लिए उसने इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है कि किस गाड़ी से गए हैं, कौन गया है अभी. तो बेसिकली घुमा फिरा के निकालने की कोशिश कर रहा है कि मूवमेंट्स की लोकेशन मिल जाए. तो डेफिनेटली ISI एजेंसी होंगे, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आम क्रिमिनल को लेके क्या फ़ायदा. हाँ. और ये सारे तरीके इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे वो कॉलिंग हो, जिसको विशिंग बोलते हैं हम, VISHING, विशिंग कि वॉइस बेस्ड फिशिंग, कि आपका भरोसा जीत के आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा लेना, या फिर डायरेक्ट हैकिंग अटेम्प्ट भी कर सकते हैं ये लोग. तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली होती रहती हैं. मतलब साइबर वॉर में ये नहीं कहता कि एक टाइम पर शुरू होता है. साइबर वॉर इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, वो होता ही रहता है. मौका देखते रहते हैं, हाँ आप ये यूज़ कर लो. अभी चूँकि पहलगाम वाला मैटर हुआ है तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा.
और लोग चूँकि उस कॉन्टेक्चुअली सोचते हैं तो उस चीज़ को खोल लेंगे या क्लिक कर देंगे या इंस्टॉल भी कर लेंगे या कोई PDF के अंदर मैक्रोज इनेबल करके कुछ वायरस आ जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी पॉसिबल हैं बिकॉज लोग इस समय बहुत शॉक में हैं, दे आर फॉलोइंग दिस न्यूज़ कंटिन्यूसली। हाँ, उसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि हम ये बात तो बीच में कट कर देंगे, तो व्यूवर्स के लिए मैं ये बताऊं कि हम जिस खबर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये दरअसल एक बच्चा है जिसने कहीं एडमिशन लिया था और अब वो वहाँ से बाहर आ चुका है। कॉलेज की तरफ से उसे फ़ोन किया गया, जो कि दरअसल ISI का एजेंट है। वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि आपके 5,000 रुपीज़ जो डिपॉजिट थे, जो आपकी रिटर्न मनी थी, वो हम आपको वापस करना चाहते हैं। तो हम आपको कैसे वापस करें, और आपके कुछ और फ्रेंड्स भी हैं जिन्हें हम वापस करना चाहते हैं लेकिन हम उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहाँ पे रहते हैं, उनके पेरेंट्स की जानकारी, और ये सारे शायद जो सेना के अधिकारी हैं या उनके रिश्तेदार हैं, ये उन्हीं की फैमिलीज हैं जिनकी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बड़ा हैरान करने वाला है फिर अमित जी। मतलब अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि अनजान नंबरों के फोटो आप डाउनलोड मत कीजिए। अब अगर आपको कॉल करके इतना जेन्युइन तरीके से भी, क्योंकि दे आर नॉट आस्किंग फॉर OTP या वो नहीं आपके बैंक की जानकारी कुछ मांग रहे हैं, तो मतलब ये तो अब अलग ही शुरू हो गया है खेल। पाकिस्तान इस हद तक भी जा सकता है। अभी जितने भी, जब इंडिया ने जो सिम कार्ड्स के ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस टाइट की साइबर क्राइम की वजह से, तो जितने कॉल अभी आते थे हमें सारे पाकिस्तान से आते थे, जो +92 नंबर से आते थे। तो जितने ये केसेस हुए सेक्सटॉर्शन वाले या डिजिटल अरेस्ट वाले, कई बार +92 नंबर ही इस्तेमाल हो रहा था। तो ये तो और अवेल करा देते हैं कि भाई यूज़ करो। हो सकता है कि ये पैसा भी ऐसा इसको जा रहा हो जो ये लूटते हों, क्योंकि यदि वो कोई फैसिलिटेट करा रहा है तो वो पैसा भी ले रहा होगा, ऐसे फ्री में थोड़ा फैसिलिटेट करा रहा है। तो ये जितने सिम कार्ड हैं, और ये लाखों की संख्या में आते थे, ये ऐसे नहीं 1-1 लाख सिम कार्ड एक हफ्ते में सप्लाई हो रहे हैं कि ताकि क्रिमिनल्स इसको इस्तेमाल करके लोगों को लूट सकें। लोग नॉर्मली जब +92 या +91 में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। हाँ, मतलब उनको इग्नोर कर देते हैं कई बार। वो उनको लगता है कि इंडियन नंबर ही होगा, वो कई बार कोड लिख के नहीं आता, डायरेक्ट बिना कोड की भेज जाता, तो उनको लगता है नंबर ही होगा और वो फंस जाते हैं। तो मुझे कई बार कॉल आए लोगों के, साहब मुझे ना मुंबई कमिश्नर का फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, और वो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा, मतलब धमकी वाला मामला। मैंने कहा पहले तो आपको मुंबई कमिश्नर सीधे क्यों कॉल कर रहा है? हाँ। क्योंकि उसने क्या किया, उसने फ़ोटो मुंबई कमिश्नर की लगा रखी है। हाँ। मतलब जो क्रिमिनल इतना बेवकूफ़ है कि भाई किसी और पुलिस वाले का लगाता तो फिर भी मुंबई कमिश्नर का फ़ोटो तो सीधे गूगल पर सर्च होता है, तो वो पहचानते भी हैं लोग। फिर बोले नहीं पर वो नंबर +92 है। तो मैंने कहा अब तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि फ्रॉड है। पर जब किसी पुलिस वाले की फ़ोटो से किसी को कॉल आता है तो जो इमीडिएट रिएक्शन होता है वो डिस्ट्रस्ट नहीं होता, वो डर होता है। इमीडिएट रिएक्शन कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं सीधे पुलिस वाले को भड़का दे के कैसे कॉल कर लिया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसी चीज़ का फ़ायदा क्रिमिनल उठाता है, क्योंकि फ़ोटो ड्रेस में होगी। आमतौर पे तो पुलिस वाले खुद अपनी प्रोफाइल पिक्चर ड्रेस में नहीं डालते, मतलब वाई टू शो ऑफ। लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल उनकी वाली पिक्चर उठाएगा जो न्यूज़ में है और उसको प्रोफाइल पिक्चर बना के कॉल करेगा और लोग मान लेते हैं। तो मतलब अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि ये जो साइबर क्राइम होता है ये हमारे पैसे को हथियाने के लिए होता है, पर अभी ऐसा नहीं है। आपसे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं से भी फ़ोन आ सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पैसे के लिए गैदर की जा रही है। आज की डेट में इन्फॉर्मेशन ही पैसा है। यदि आप वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके बेच सकते हो कहीं, तो क्यों नहीं लेगा इन्फॉर्मेशन? वो इन्फॉर्मेशन कोई पे कर रहा है ना उस इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसको अपॉइंट कर रखा है कि ये इन्फॉर्मेशन निकाल के दे, इसका मैं पे करता हूँ। So information is not just information. Information is money. इसलिए लोग, और एक बार मैंने और भी बोला था कि जब साइबर क्रिमिनल आपको अटैक करता है ना, तो पहला अटेम्प्ट नहीं होता उसका। पहला अटेम्प्ट में तो इन्फॉर्मेशन ही निकालता है वो, दूसरे अटेम्प्ट में इन्फॉर्मेशन ही निकालता है वो, तीसरे अटेम्प्ट में वो फिर पैसा निकाल लेता है, क्योंकि उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप उसको एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए होती है। उसके बाद बैंक अकाउंट्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं, बैलेंसेस होते हैं, आपके डर के कारण होते हैं कि आप कहाँ डरा दिए जाओगे, सारा कुछ होता है आपके बारे में। बस एक चीज़ चाहिए उसको, OTP उस समय, उसके लिए वो फाइनल अटेम्प्ट मारता है, और उस समय वो किसी वजह से OTP भी निकलता है और आपका पैसा भी चला जाता है। लास्ट पॉडकास्ट में मुझे ये पता चला था कि कॉल मर्ज अगर हम करते हैं किसी अननोन नंबर से, तो वो OTP देने का एक जरिया बन सकता है। कुछ और नया भी मार्केट में आया जो हमें ना पता हो और आप बताएं? अभी एक तरीका हुआ जिसमें एक कंपनी के अकाउंटेंट को, तो उनका जो बॉस था वो ट्रैवल बहुत करते थे, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि उनका एक मैसेज आ गया कि मेरा नया नंबर है, इसको सेव कर लो, जस्ट
सेव इट, दिस इज़ माई न्यू नंबर। तो आप क्या करते हो, उसको सेव कर लेते हो उसके नाम से। उसके बाद 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद वो कहीं जर्मनी में थे, मैसेज आता है उसी नंबर पर कि अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो उसने कहा इतने हैं। तो बोले मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, ज़रा ये अकाउंट में ये पैसे इतने ट्रांसफ़र कर दो, क्लाइंट को देने। तो उसने कहा ठीक है। अच्छा, इसके यहाँ प्रोसेस इतना इंटैक्ट था कि पैसे सीधे सीधे ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, क्योंकि वो करोड़ों की बात थी। उनको चेक साइन कराने पड़ते थे उसके फादर से, तो जो ओनर है उसके फादर से चेक साइन होते थे। तो वो अकाउंटेंट उनके फादर के पास गई कि वो बोला है सर ने कि वो पैसे ट्रांसफ़र करने, तो पहले आपने चेक देने होंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ कहाँ बोला है। तो उसने मैसेज दिखा दिया कि देखो। तो वो नंबर उन्हीं के नाम से सेव था। अच्छा। और वो चेक साइन करके दे दिया और पैसे निकल गए। अब आप गौर से देखिए, किसी के संग भी ऐसा हो सकता है। आपको मैं एक मैसेज भेजूँ, क्रिमिनल, आपके दोस्त को इम्पर्सोनेट करते हो कि मेरा नया नंबर है, सेव कर लेना, तो आप तो सेव कर ही लोगे। हाँ। आप तो ना उस समय चेक करते हो कि तेरा ही नंबर है क्या। और आपने एक बार सेव कर लिया तो आपके दिमाग से निकल जाता है कि ये तो फ्रॉडस्टर्स का भी हो सकता है। हाँ। क्योंकि आप तो सेव कर चुके हो। अब सेव्ड नंबर में ट्रस्ट कैसे नहीं करोगे आप। हाँ। तो पहला ट्रिक क्या किया उसने, सेव करा दिया। जैसे ही आपका सेव हो गया तो आपके जो ट्रस्ट लेवल है उस मैसेज पे बढ़ जाएगा। अब वो अननोन नंबर नहीं रहा, अब वो सेव्ड नंबर है। हाँ। उसी के नाम से आप ही ने सेव किया। अब जब मैं 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, जब आप बिल्कुल भूल चुके हो कि ऐसा कुछ आपने किया हुआ, तब मैं अटेम्प्ट करूँगा, तब मैं उस नंबर से कुछ भेजूंगा और आप उसको भरोसा कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो तो सेव्ड है। अब देख रहे हो, ऐसे भी OTP निकल सकता है। अब यहाँ पर वो कुछ मांग लेगा तो आप दे दोगे ना, ये पैसे हाँ। निकल सकते हैं। हाँ। तो और मैं तरीके ज़रा क्विकली बता दूं 5-6, शायद मुझे याद नहीं कि मैंने सारी डिटेलें बताए थे। कॉल मर्जिंग वाज वन, देन कॉल फॉरवर्डिंग वाज अनदर, जिसमें कोई नंबर डायल करा के आपके कॉल्स फॉरवर्ड किए जा सकते हैं, एंड देन उससे OTP सारे चले जाएंगे और वो किसी भी बहाने से वो नंबर आपके फ़ोन में डायल करवा देगा। तीसरा होता है वॉइस मेलिंग। आपकी जो वॉइस मेल होती है ना, जिसमें आप बिजी हो तो उसमें कॉल रिकॉर्ड हो जाता है, तो कोई वॉइस मेल आपका इनेबल कराकर OTP मंगाएगा जो आपके वॉइस मेल में रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर वो सुन सकता है, बिकॉज उसने ही इनेबल करा रखा है। तो वॉइस मेल के थ्रू भी OTP निकल सकते हैं। फिर चौथा होता है eSIM, जो मैंने आपको बताया कि आपको कॉल करके भ्रमित करके कि आपका तो KYC वेरिफिकेशन होना है, वो आपका eSIM हथिया लेता है और एक बार eSIM उसके पास गया तो सारे OTP उसको जाएंगे। हाँ। फिर इसके बाद होता है स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स के थ्रू, जिसमें टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क हैं, जूम कॉल के थ्रू भी निकल जाता है OTP। सपोर्ट के नाम पर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ये आपको पहले आपको एक इशू क्रिएट करूँगा मैं आपकी लाइफ में। जब आपकी लाइफ में इशू होगा तो फिर आपको एक कॉल आएगा कि ये कुछ इशू आ रहा है क्या आपको। हाँ हाँ हाँ, तो इनको भी आ रहा है, वो तो फिक्स करना है। वो तो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, उसको ज़रा क्लिक कीजिए और स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो आप कॉन्टेक्स्चुअली इतना ज़्यादा हो रही होती है चीज़ें कि आप इग्नोर कर जाते हो कि यार ये तो फ्रॉडस्टर्स भी हो सकते हैं। हाँ। और आप स्क्रीन शेयर कर देते हो। जैसे स्क्रीन शेयर करते हो आपका OTP जो आता है वो देख लेता है। बाकी कहानी तो सिर्फ इसीलिए थी कि वो एक बार आप स्क्रीन तो शेयर करो। फिर मैंने आपको बोला था कि एक बार वो घटना सुनाई थी मैंने, जिसमें वो स्क्रीनशॉट जो हम लेते हैं उसके थ्रू OTP निकल जाना। नहीं बताया। तो ऐसे कई सारे अनयूजुअल स्क्रीनशॉट से कैसे निकल सकता है? अब यदि मैं किसी को ऐसे बोलूँगा कि स्क्रीनशॉट से निकल सकता है, तो आप सोचोगे कि यार जब तक मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि कहानी सुनना ज़रूरी है। तो कहानी ये है कि मेरा एक दोस्त लखनऊ एयरपोर्ट पे था, अपनी मदर को वो कुछ तीर्थाटन करा रहे थे और उनकी अगली फ़्लाइट दिल्ली से थी। और अगली फ़्लाइट जब वो दिल्ली लैंड करते उसके बाद 7-8 घंटे का गैप था। तो उनको लगा कि माँ थक चुकी है तो क्यों ना एयरपोर्ट के आसपास कोई होटल ले लेते हैं, 3-4 घंटे वहाँ रेस्ट कर लेंगे, फिर निकल जाएंगे। तो वो उन्होंने वहीं लखनऊ एयरपोर्ट से सर्च किया कि दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास जो भी होटल है कोई सस्ता होटल मिल जाए। तो उसमें एक लेमन ट्री का नंबर आ गया, तो उन्हें कॉल किया। तो उसने कहा कि साहब ठीक है बुक हो जाएगा। बोले यार मुझे 4 घंटे के लिए रहना है, कुछ सस्ता कर दो उसको। तो बोला ठीक है सर, आपके लिए स्पेशल 1800 रुपये में 4 घंटे के लिए दे देंगे। तो उसको लगा ठीक है यार 1800 रुपये में 4 घंटे के लिए बहुत बढ़िया डील है। उसने कहा कर दो बुक। उसने कहा ठीक है सर, आप डेबिट कार्ड डिटेल दे दीजिए। बोले डेबिट कार्ड डिटेल कैसे दे दूँ, मैं तो ऐसे कैसे दे दूँ आपको। अरे बोले आप OTP थोड़ा ना मांग रहा हूँ मैं, कार्ड डिटेल मांग रहा हूँ, दे दो। बोले हाँ OTP तो मांग नहीं रहा, तो दे दिए। बोले वो OTP आया होगा 1800 रुपये का, दीजिए।
तो उन्होंने देखा 1800 का OTP आया था, दे दिया। हाँ सर हो गया पेमेंट। तो बोले अब बुकिंग नंबर दे दीजिए। बोले सर पर पेमेंट मेरे अकाउंट में नहीं आया अभी तक। तो बोले यार पर यहाँ तो निकल गया। बोले नहीं सर यहाँ नहीं आया। बोले पर मुझे तो अलर्ट आ गया। पर बोले मुझे तो नहीं आया। बोले नहीं अलर्ट है मेरे पास। अच्छा यहाँ इसकी बोर्डिंग अनाउंस हो रही है तो ये भी थोड़ा प्रेशर में। करे यार जल्दी दे तो मैं क्लियर हूँ मेरी पिक्चर। बोले नहीं एक काम कीजिए सर, आप मुझे आपके पास अलर्ट आया स्क्रीन शेयर शॉट दे के मुझे भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ और दे देता हूँ। बोला हाँ यार। My God. तो उसने स्क्रीन शॉट लिया उसका और भेज दिया। इस प्रोसेस में उसने विक्टिम के दिमाग में सिर्फ ये डाला कि स्क्रीन शॉट भेजने से कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आपके दिमाग में बैठ गया। हाँ. आपने दिया। अब उसने देखा, उसने कहा सर यू आर राइट, पैसे तो निकले आपके अकाउंट से, स्क्रीनशॉट तो यही कह रहा है सर, एब्सोल्युटली राइट। तो फिर मेरे अकाउंट में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा? कुछ तो गड़बड़ है। फिर आप एक काम कीजिए सर, हम ₹1 और ट्रांसफ़र करते हैं। कई बार क्या होता है वो SMS अटक जाता है, तो आप जब ₹1 ट्रांसफ़र करेंगे तो वो पुश क्यूब में पुश होगा तो वो दूसरा वाला भी निकल जाएगा। अच्छा. तो कुछ भी एब्सर्ड लॉजिक देके। हाँ. अब बोले चूंकि मैं बोर्ड करने वाला हूँ और वो अनाउंसमेंट हो रही है तो मुझे लगा ₹1 की तो बात है, ₹1 कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। बोले ठीक है भाई ₹1 और ट्रांसफ़र कर ले। तो उसने फिर डिटेल भरी। बोले सर वो ₹1 का OTP आया होगा, दे दीजिए। तो उसने देखा तो 18,000 का OTP था। बोले नहीं यार 18,000 का। बोले नहीं ₹1 का है। अरे नहीं 18,000 का क्या बात कर रहे हैं सर, मैंने ₹1 ट्रांसफ़र किए हैं। अरे सर 18,000 का OTP। अरे स्क्रीनशॉट भेजिए ना, अभी देख लेता हूँ मैं। इन्होंने स्क्रीनशॉट भेज दिया, पर इस बार तो उसमें OTP था। Oh shit. लास्ट टाइम तो सिर्फ एक ट्रांजेक्शन अलर्ट था। हाँ. जैसे OTP गया उसने तड़ से डाला, निकल गया 18,000। बोले मुझे इमीडिएट जैसे मैंने शेयर किया मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ ये क्या किया मैंने, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकता। यदि आपने OTP दिया उसके बाद आप क्या कर लोगे? हाँ. मैं चुपचाप बोले फ्लाइट में आके बैठ गया, मैं तो निकल गया 18,000, क्या कर लेता। तो OTP ऐसे भी निकल जाता। बट लकीली 18,000 ही गए. क्योंकि क्रिमिनल को नहीं पता था ना कि बंदे के अकाउंट में करोड़ों है। हाँ मतलब ओके फाइन, मुझे फिर भी सुन के लग रहा है पर कि 18,000 हाँ, गए इससे learning और है। वो उतने में संभल भी गए. संभल भी। अभी अगर वो आगे भी ये काम करते रहते तो Correct, तो correct. मतलब 18 लाख भी हो सकते थे, बिल्कुल हो करोड़ सकते, भी हो बिल्कुल सकते हो थे. सकते, बिल्कुल हो सकते। माय गॉड. तो ये जब ऐसा कोई केस हो जाता है और कहानी आपके पास आती है, मैं तो ये मान के चल रही हूँ हमें तो न्यूज़पेपर या मीडिया के थ्रू पता चलती है, आपको जब ये कहानी पता चलती है तो आपको मालूम चलता है कि मार्केट में ये नया आया है. बिल्कुल, मैं पहले से कैसे कैसे कर सकता हूँ। हाँ. तो मुझे भी उतने तरीके पता हैं जो क्रिमिनल यूज़ कर चुके हैं। मैं कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं बता सकता जो क्रिमिनल्स ने यूज़ नहीं की अभी तक। हाँ. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने जितना भी आज तक सीखा है वो क्रिमिनल से ही सीखा है, बिकॉज दे आर इनोवेटर्स। अभी हमने 12 तरीके पब्लिक में फैला दिया तो वो 13वां ढूंढेंगे, क्योंकि उनकी सर्वाइवल उस पर है। और 2 हफ्ते बाद 1 महीने बाद जब भी हम फिर बैठेंगे तो पता पड़ा मैं आपको 2 तरीके और बता रहूँगा। तो ये तो कंटिन्यूस होता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। मेरा पर्पज़ आपको तरीके बता के उन तरीक़ों से बचाना नहीं है। मेरा पर्पज़ आपको तरीके बता के एक सिक्स्थ सेंस डेवलप करा देना है कि नॉर्मली ऐसा ही होता है। जब आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना, फिर नहीं होगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है कि कॉन्शियसनेस आ जाए। क्योंकि तरीके तो मैं कितने भी बता दूं आपको, वो तो कल के दिन फिर नए आ जाएंगे।